मैं सऊदी अरब में नौकरी करती थी। जिस होटल में नौकरी करती थी वहाँ जो लड़की घोड़ों के अस्तबल में नौकरी करती उसे महाना लाखों रुपए दिए जाते और रोज मालिश वाली इनकी मालिश करती थी। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी वहाँ नौकरी करूँ ताकि अच्छी तनख्वाह मिले। एक दिन मैनेजर मुझसे बोला, मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कागज साइन करना होगा कि वहाँ जो भी देखो वो किसी को नहीं बताओगी। मैंने फौरन साइन कर दिए। जब मैनेजर के इशारा करने पर 2 लड़कियां मुझे घोड़ों के अस्तबल में ले गई, पर जान तो तब निकली जब मैं बचपन से ही बहुत पढ़ाकू लड़की थी। पूरे खानदान में मैं इसी नाम से बुलाई जाती थी, क्योंकि ना तो मुझे हार सिंगार करके बनने संवरने का शौक था, ना ही मैं दूसरी लड़कियों की तरह गुड़ियों से खेल खेलने या फिर घर गृहस्थी करना पसंद करती थी। बल्कि मेरा मकसद हमेशा से पढ़ाई में सबसे ज्यादा नंबर लेना और लड़कों से भी आगे रहना और खूब मेहनत से ज्यादा सारा पैसा बनाना ही था। मैं बचपन से ही थोड़ी लालची किस्म की थी, लेकिन ये लालच मुझे मेहनत करने और अपने बलबूते पर पैसे कमाने का था। कभी भी मैंने गलत रास्ता इख्तियार करके नंबर लेना या पैसे बटोरने का नहीं सोचा था। मेरी ये दिली ख्वाहिश रही थी कि मैं अपने दम पर अपने वालिदैन को जिंदगी के तमाम सुख और ऐशो आराम मुहैया कर सकूं। इसकी एक वजह यह भी थी कि मैं अपने वालिदैन की अकेली औलाद थी, और दूसरी वजह जो इससे भी बड़ी थी वो ये थी कि हम अपने पूरे खानदान में कम पैसे वाले थे। जिंदगी अच्छी तो गुजर रही थी, लेकिन वो ऐशो इशरत नहीं थी जो हमारे खानदान के बाकी लोगों की थी। मेरे बाबा के साथ दादी दादा ने बड़ी नाइंसाफी की थी, जिसका मुझे हमेशा दुख रहता था। दादा बहुत ज्यादा सारी जमीनों के मालिक थे, लेकिन मेरे अब्बा को उन्होंने विरासत में बहुत थोड़ा सा हिस्सा रखा, जिसकी वजह भी मैं ही बनी थी। ये देख करके उन्होंने अब्बा को बराबर का हिस्सा नहीं दिया था कि इसकी एक ही बेटी है और इनके दूसरे बेटे बहुत सारे बेटों वाले थे। इसलिए उन्होंने सोचा फिर अगर अब्बा की बेटी यानी कि मैं खानदान से बाहर अपनी पसंद की शादी करती हूँ तो वो सारी मलकियत किसी गैर के हाथ चली जानी है, जो बकौल उनके मेरे दादा की खून पसीने की कमाई थी। मेरी अम्मा से भी दादी की कभी नहीं बनी थी, क्योंकि अब्बा की शादी खानदान से बाहर हुई थी और दादी की बाकी सारी बहुएं खानदान से ही आई थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब तक मेरे दादा जिंदा थे उन्होंने अपनी मलकियत बेटों में तकसीम नहीं की थी। तब तक तो दादी अम्मा के बड़े राज थे। फिर अचानक मेरे दादा को फालिज का अटैक हुआ और वो बिस्तर से लग गए थे। वहां पड़े पड़े ही दादा ने अपनी मलकियत तकसीम करने का फैसला किया और सबको अपने अपने हिस्से का मालिक बना दिया। फिर इस फैसले के बाद दादा ज्यादा वक्त तक जिंदा न रह सके और उनके फोत होते ही दादी के बाकी बेटों और बहुओं ने उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखना शुरू कर दिया। कोई दादी की कदर न करता और उनको बस घर में बोझ ही समझता। वो बूढ़ी औरत थी, अकेली तो नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्हें किसी न किसी बेटे के साथ ही रहना था, पर कोई भी बहू उनको अपने घर रहने न दे रही थी। दादी बहुत मजबूर हो चुकी थी, लेकिन वो अब्बा के घर रहने ना रही थी, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो चुका था कि उन्होंने अपने इस बेटे के साथ नाइंसाफी कर दी है। लेकिन फिर जब अम्मा ने अब्बा को दादी के बारे में बताया तो मेरे अब्बा खुद दादी को लेने गए थे कि आप अब हमेशा मेरे साथ ही रहिए। तब दादी बड़ी खुश हुई थी और फिर वो अपनी बाकी सारी जिंदगी हमारे साथ ही रही थी। अम्मा ने इनकी बड़ी दिल से खिदमत की थी। मैं इन दिनों बहुत छोटी थी जब दादी हमारे साथ रहती थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था, लेकिन इससे पहले जब वो मेरे चचा लोगों के साथ होती थी तब वो मुझे बिल्कुल पसंद न करती थी। पर अब मैं खुश हो गई थी कि मुझे दादी का प्यार इसी बहाने मिला था। मुझे अम्मा ने दादी की हर बात मानने के लिए सख्ती से समझा दिया था, इसलिए मैं हर वक्त दादी के करीब करीब रहती कि अगर इनको कोई काम हो तो मैं कर सकूं। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद मेरी दादी बीमार रहने लगी थी। तब मैं 10-12 साल की हो चुकी थी और दादी के साथ ही उनके कमरे में सोती थी। रात में बार बार दादी आवाज देती तो मैं कभी उनको पानी पिलाती, कभी वॉशरूम लेकर जाती। तब दादी हर बार उठने पर मुझे ढेर सारी दुआएं देती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरी रात दादी ने मुझे एक बार भी आवाज न दी, तो मुझे फिक्र होने लगी और मैं अम्मा को बुला कर लाई। फिर अम्मा ने दादी के करीब जाकर उन्हें बुलाया तो दादी नहीं उठ रही थी। अम्मा ने चीख कर अब्बा को बुलाया और फिर वो दोनों दादी को देखकर बहुत रोने लगे। वो मेरी दादी का हमारे घर में आखिरी दिन था। इसके बाद कई दिनों तक मुझे इस कमरे में नींद न आती थी। हर रात दादी का ख्याल आता, मैं उन्हें याद करके बहुत गमजदा हो जाती। इससे पहले मैंने अपनी समझदारी की उम्र में कोई फौतगी नहीं देखी थी। अगर अम्मा कहीं फौतगी में जाती भी थी तो मुझे साथ न ले जाती थी। दादी की मौत का गहरा सदमा काफी अरसा मेरे दिलो दिमाग पर हावी रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दादी का तमाम सामान और उनका बिस्तर जब अम्मा ने मेरे कमरे से निकाला तब मेरा जहन कुछ तब्दील हुआ था। अब फिर से मैं पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगी। पहले हमारे पूरे खानदान के खर्चे दादा की जमीनों से आने वाली आमदनी से चलते रहते थे। फिर जब सब भाइयों ने अपनी अपनी जमीनें अलग कर ली थी तो अब हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे। अब्बा ने कोई मुलाजमत करने का सोचा था और फिर उन्हें एक अच्छी मुलाजमत मिली थी, जिसकी वजह से हमें दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ा था। फिर अपना पूरा खानदान, रिश्तेदार और घर भर छोड़ के हम दूसरे शहर किराए के मकान में रहने लगे थे। यहाँ जिंदगी आसान तो थी, लेकिन दिलों में अब खुशियां नहीं थी। एक अकेलेपन का एहसास था। मैंने नया स्कूल ज्वाइन किया था, कुछ दिल लगने लगा था। यहाँ मेरी हम उम्र बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ा करती थी।
आहिस्ता आहिस्ता मेरी सबसे जान पहचान बनती गई और दोस्ती हो गई। यहाँ की जिंदगी मुझे अपने खानदान वालों के साथ जिंदगी गुजारने से बहुत बेहतर लग रही थी। अपने खानदान में रहते हुए मैंने हमेशा खुद को इनसे कमतर समझा था, लेकिन यहाँ सब बराबर थे, सब यही मेरी दोस्तें थी। अब हमें दूसरे शहर में अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। खानदान वालों से अब मिलना जुलना बहुत ही कम होता था। आज़ाद जिंदगी गुजारना मुझे बहुत ही पसंद था। अकेली लड़की होने की वजह से वालिदैन ने भी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन कुदरत को क्या मंजूर था ये तो हम नहीं जानते थे। बस जिंदगी जब जब जहाँ जहाँ लेकर गई हम चलते गए। फिर इस खानदान में वापस किस बुरे हालात में हमें जाना पड़ा, ये भी बहुत दर्द भरी कहानी है। इन दिनों मैं मैट्रिक में थी जब एक दिन अचानक मुझे अम्मा की कॉल आई कि फौरन घर पहुंचो, तुम्हारे अब्बा की तबीयत शदीद खराब हो गई है। मैंने अम्मा के ये अल्फाज सुनते ही एक चीख मारी। मैं वहां बैठे बैठे बहुत रोने लगी, क्योंकि मैं अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि खुद को संभाल सकती। मेरा रोना देख के सब लड़कियां मेरे आसपास आ गईं और सभी बारी बारी पूछने लगी कि क्या हुआ है, तुम क्यों रोने लगी हो। मैंने बहुत मुश्किल से अल्फाज बोले कि मेरे वालिद की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरी अम्मा घर पर अकेली हैं, मुझे बहुत जल्द वहां पहुंचना होगा। लड़कियों ने मुझे चुप करवाया और मेरी हिम्मत बंधाई। फिर वो एक टीचर की मदद से मुझे घर तक लेकर आई। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त घर पर मेरे साथ रही थी। जब तक हम घर पहुंचे थे तब तक अम्मा बाबा को मोहल्लेदारों की मदद से हॉस्पिटल लेकर गई थी। मैंने अम्मा से बात करके फिर हॉस्पिटल की राह ली। रास्ते में मुसलसल अब्बा के बारे में बहुत सारी दुआएं करती जा रही थी। जब अस्पताल पहुंचे तो सामने अम्मा को बैठा देख के मैं दौड़ी उनके पास पहुंची। मैं अम्मा के गले लग गई और बाबा के मुतल्लिक पूछने लगी। फिर अम्मा ने बताया कि बाबा को डॉक्टर्स इमरजेंसी में लेकर गए हैं। फिर कई घंटों तक हम माँ बेटी वहां बैठे डॉक्टर के जवाब का इंतजार करने लगे थे। फिर जब डॉक्टर ने एक बार फिर अब्बा का मुआयना किया और फिर हमें अपने पास बुलाया था, अम्मा और मैं जो कब से इसी इंतजार में थे कि अब्बा की कोई बात हमें बताई जाए, फौरन डॉक्टर के कमरे में पहुंचे थे। फिर डॉक्टर ने हमें तसल्ली देते हुए बताया था कि अब्बा की जान बच गई है, लेकिन उनको शदीद ज़हनी दबाव की वजह से फालज का ऐसा अटैक हुआ है जिसकी वजह से वो अभी चल फिर और बोल नहीं सकते। इनका इलाज काफ़ी लंबे अरसे तक चलने के बाद शायद आहिस्ता आहिस्ता इनकी सेहत में बेहतरी आ जाए और शायद बोलने लग जाए। इनके अल्फाज सुनते मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। हमारी तो एक खुशहाल फैमिली थी। अभी कल तक तो मेरे अब्बा खुशबाश थे, फिर इनको किस बात का इतना ज़्यादा ज़हनी दबाव या परेशानी होगी जो अब्बा की तबीयत ख़राब हुई होगी। डॉक्टर के कमरे से आने के बाद मैं अम्मा से यही सवालात पूछने लगी, पर अम्मा को भी अब्बा ने कुछ नहीं बताया था। बस जो हुआ था कुदरत का किया, हमें मानना ही पड़ा था। रो रो कर आखिर सब्र आ गया था। कुछ दिनों के बाद हम अब्बा को घर लेकर गए, जहां अब मेरे बाबा एक बिस्तर पर ही पड़े रहते। अम्मा बेचारी दिन रात अब्बा का ख्याल रखती। थोड़ा बहुत जो अम्मा ने घर खर्च से बचा बचा कर पैसे जोड़े थे वो भी आखिर अब्बा के इलाज पर ख़त्म हो गए। अब्बा की बस एक प्राइवेट जॉब थी जिससे भी हमें कोई आसरा नहीं था। हमारी अपनी जो खानदानी थोड़ी बहुत ज़मीन थी वहाँ से सालाना कुछ पैसे आते थे जो अब्बा की तनख्वाह के साथ साथ घर में चलते रहते थे। कुछ ही दिनों बाद जैसे जैसे खानदान वालों को अब्बा की खबर हुई तो एक एक करके सब लोग अब्बा को देखने आते और बस अल्फाज की हद तक हम दर्दियाँ जता कर चले जाते। किसी ने हमारी कोई मदद न की। हफ्ते महीने जैसे वक्त गुजरा पैसे की तंगी होती गई। हम परेशान रहने लगे। मैंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। अब कौन था जो ख्याल रखता और पढ़ने भेजता, और कुछ अपना दिल भी उठ गया था। मेरा दिल अब पढ़ाई में न लगता। अम्मा भी एक दो दफ़ा कह चुकी कि पढ़ाई को न छोड़ो, लेकिन फिर मेरे हर बार इनकार पर वो भी आखिर खामोश हो गई। वो अब्बा की सेहत को लेकर भी इतनी फिक्रमंद रहती कि अब उनका ध्यान अब्बा से बढ़कर किसी तरफ न जाता। यूँ हमारा हंसता भंसता घर बस एक खामोश और अफसुर्दा घर में बदल कर रह गया। मैं साथ साथ अब घर का काम भी करने लगी थी। कभी खाना पका लेती तो कभी सफाई वगैरह कर लेती। मेरा बहुत जी चाहता था कि मैं बाहर जाकर कुछ कमा सकूं, लेकिन अभी ना तो मेरी उम्र इतनी बड़ी थी और ना तालीम ना तजर्बा। मुझे कौन काम देता। अम्मा को अब परेशानी की वजह से अक्सर सर में दर्द होने लगता था। मैं अब्बा की हालत देखने के बाद अम्मा की तबीयत के लिए डरने लगी थी कि खुदा न ख्वास्ता अगर अम्मा को कुछ ऐसा हुआ तो मैं अकेली कैसे हर चीज़ को संभालूंगी। मेरी स्कूल की दोस्त जो अक्सर हमारे घर भी आया करती थी, मैंने एक दिन उसके सामने अपनी इस परेशानी का इजहार किया तो उसने मुझे मशवरा दिया कि आप लोगों को अपने खानदानी रिश्तेदारों के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके अब्बा ठीक थे तब अलग बात थी, लेकिन आपको और उनको किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत है जो अकेली औरत कभी नहीं बन सकती। मुझे उसकी बात ठीक लगी। कुछ दिन इस पर सोचने के बाद मैंने अम्मा से भी जिक्र किया तो उन्हें भी यही सही लगा। फिर मैंने फ़ोन करके अपने चचा को बताया कि हम यहाँ बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आप आकर हमें ले जाएं। उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा और अपने घर वालों और बाकी भाइयों से सलाह मशवरा करके 3 दिन बाद हमें लेने के लिए आ गए। हमने अपना ज़रूरी सामान लिया और चचा के साथ अपने शहर वापस आ गए। वापसी पर मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि कैसे हम मजबूर होकर जिस जगह से गए थे उससे ज़्यादा मजबूर होकर वापस लौट रहे थे। हमने खुशहाली के बस चंद रोज़ गुजारे थे
और फिर मेरे अब्बा इस हाल में पहुंच गए। अब की बार फिर आंखों में आंसुओं की न थमने वाली बारिश जारी थी। रोते रोते मैंने वो सफर तय किया था। मेरी अम्मा की हालत तो अंदर से शायद मुझसे भी बुरी थी, लेकिन उन्होंने न जाने कैसे खुद को संभाला हुआ था। शायद वो ये भी जानती थी कि वहां पहुंचकर हम पर कितने दुखों के पहाड़ टूटने थे, इसीलिए शायद वो बस एक बुत की तरह खामोश बैठी थी। मेरी अम्मा जो पहले बाबा के साथ सफर करते तो कितनी खुश हुआ करती थी, उनके चेहरे पर गहरी खामोशी देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। और आखिर दर्द भरा ये सफर खत्म हुआ और हम अपने पुराने घर आ पहुंचे। ये उसी घर का एक हिस्सा था जिसमें मेरे बाकी चचा लोग भी रह रहे थे, क्योंकि मेरे दादा ने घर को इस तरह बनाया था कि बहुत बड़े घर में सबके अलग अलग हिस्से बने थे, जो अलग अलग होते हुए भी सबके घर साथ ही थे। जब हम यहाँ पर रहते थे तब तक तो कोई खास आना जाना किसी का एक दूसरे की तरफ ना होता था। बस दादी ही थी जो सब बेटे और उनके बच्चों को देख लिया करती थी और सबके घर चक्कर लगाती थी। हमने आकर जब अपने कमरे खोले तो हर चीज पर बस गर्द जमी थी। अम्मा ने एक सोफे को साफ करके अब्बा को लटाया था और फिर अम्मा और मैंने मिलकर पूरा घर साफ कर लिया था। चाचा तब तक बाबा के पास रहे थे। अब तक हमारे पास सौदा या कोई चीज लेने तक के पैसे न थे। फिर चचा ने अपने घर जाकर हमारे लिए खाना भिजवाया, लेकिन कितना अजियतनाक था यूं किसी के रहमो करम पर पेट भरना, जो मजबूर होकर हमें करना पड़ रहा था। लेकिन बाबा को परेशानी से बचाने के लिए हम घर वापसी पर उनके सामने बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे थे। डॉक्टर ने हमें बाबा को किसी भी परेशानी से बचाने का कहा, इसलिए दुख सुख अब कुछ भी हमें अपने ही ऊपर सहना था। फिर वक्त यूं ही गुजरने लगा था। जो कुछ भी खाने को मिल जाता हम सबर शुक्र कर लेते और अब्बा का इलाज अब चच्चा लोगों के जरिए ही होने लगा था। पूरा 1 साल ऐसे ही गुजरा था। हम ये रूखी फीकी जिंदगी जी रहे थे जिसमें ना कोई ख्वाहिश थी ना कोई खुशी थी। बस पिंजरे में कैद किसी जानवर या परिंदे की तरह खाना पानी मिल रहा था और कोई जरूरत नहीं थी। मुसलसल इलाज से कोई 2 साल बाद अब्बा की तबीयत में थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हुई। अब्बा ने बैठना और टूटी फूटी जुबान में कुछ अल्फाज बोलना शुरू किए थे। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। मेरी वो दोस्त जो वहाँ बनी थी वो अक्सर फोन पे बात किया करती थी। मेरे यहाँ चले आने के बाद कुछ मजबूरियों के तहत उसने भी मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि वो लोग भी गरीब थे। अब अक्सर हम दोनों अपने दुख सुख एक दूसरे से बांट लिया करते थे। जिस तरह मैं अकेली थी वो भी अपने वालिदैन की बड़ी बेटी थी। इसके बहन भाई तो थे लेकिन बहुत छोटे थे। इसके वालिद नशे के आदी थे, जो घर में पहले जो थोड़ा बहुत खर्चा देते थे अब वो बंद कर दिया था। आजकल दोस्त से रोज ही बात होती थी जो हर वक्त मुझे तसल्ली देती थी। आजकल उसको मेरी तसल्लियों की जरूरत थी। मैं उसके दुख सुन सुन के अपनी परेशानियां भूल बैठी थी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे पास इतना कुछ हो कि मैं अपनी दोस्त की मदद कर सकूं, लेकिन हम दोनों ही लड़कियां बहुत मजबूर थीं। मुझे तो चलो फिर भी खाना वगैरह मिल रहा था, लेकिन मेरे दोस्त के घर फाकों की नौबत थी। जब मैं उससे बात करते वक्त उसके छोटे बहन भाइयों के रोने की आवाजें सुनती जो माँ से खाना मांग रहे होते तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। फिर दोस्त रो रो के बताती कि इनके घर कभी 2 दिन तक कभी 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया जाता, इसलिए छोटे बच्चे ना सोते हैं ना ही चुप करते हैं, बल्कि मुसलसल खाना मांगकर रोते रहते हैं। मैं बस इन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं ही करती थी। इसके बाद फिर कुछ रोज तक मेरी दोस्त का कोई फोन ना आया। मैं जब कॉल करती तो इसका नंबर भी बंद होता, जो मेरे लिए मजीद परेशानी का बायस होता। लेकिन मैं अपनी जगह मजबूर थी, इनकी कोई खबर नहीं ले सकती थी। फिर 1 हफ्ते बाद मेरी दोस्त का फोन आया तो उसने बताया कि वो सऊदी अरब जा रही है। मुझे इतनी हैरानी हुई थी कि जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे वो भला सऊदी अरब कैसे जा सकती है, क्योंकि वहां जाने का खर्चा तो सिर्फ बहुत अमीर लोग ही कर सकते थे। फिर उसने बताया कि एक बड़ी मैडम ने तरस खा के उसकी वहां नौकरी लगवाई है और इसका वीजा और बाकी खर्चा सऊदी अरब से ही मिला है, जहां वो नौकरी करेगी। वो लोग ऐसे ही भेजते हैं और काम के लिए बुलाते हैं। मैं उसकी नौकरी का सुन के बहुत खुश हुई कि चलो इस तरह उसके तमाम खानदान का भला हुआ था। फिर उसने आखिरी बार बात करके रुखसत ली थी। मैंने उसको वहां जाकर भूल न जाने और वहां से राब्ता करने का कह के फोन रखा और दिल ही दिल में उसके लिए बहुत खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि उसने इतनी मजबूर लड़की की कैसे मदद की थी। इसके बाद फिर कई रोज तक उससे मेरा कोई राब्ता न हुआ। यहाँ अब मेरे बाबा की तबीयत बेहतरी की जानिब बढ़ रही थी और मैं भी अपनी जिंदगी में मसरूफ होती चली गई। बाबा ने बोलने और थोड़ी देर बैठने के बाद कुछ कदम चलना भी शुरू किया था, लेकिन ये सब देखने के लिए हमें सालों लग गए, क्योंकि 3 साल बाद बाबा ने कदम उठाया था। फिर इस बात की खुशी बाबा के चेहरे पर देखकर हम अपने सारे दुख दर्द भूल चुके थे। अब मैं बाबा का सहारा बनी होती। बाबा को जितना भी चलना होता मैं उनके साथ होती और बाबा मेरा कंधा थाम कर चलते, क्योंकि अभी भी बाबा बगैर सहारे के न चल सकते थे। फिर बाबा खुश होकर मुझे ढेरों दुआएं देते और अम्मा से कहते कि देखो कैसे लोग कहते हैं बेटियां सहारा नहीं बनती, मेरी बेटी ही मेरा सहारा बनी है। लेकिन मेरे दिल से सिर्फ ये दुआ निकलती कि काश मेरे बाबा को किसी की भी सहारे की जरूरत न पड़े और बाबा खुद अपने पांव पर चलने लगे। फिर हमने डॉक्टर से इस बात के लिए भी मशवरा किया कि किस तरह बाबा बिना सहारे के चल सकेंगे। तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि इसके लिए आपको इनका एक बड़े हॉस्पिटल से इलाज करवाना पड़ेगा,
जिस के लिए हमें मुसलसल 6 माह के लिए कराची में रहना होगा और बाबा को हर रोज वहाँ एक बड़े सेंटर में लेके जाना होगा जहाँ ऐसे अफराद का इलाज और 7 डॉक्टर्स की निगरानी में मशीनों के जरिए वर्जिश करवाई जाती है, जिसके बाद बाबा का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता चला जाएगा और आखिर बाबा खुद चलने लगेंगे। लेकिन वहाँ का खर्चा बहुत ज्यादा था। इसके अलावा भी हमें अपनी रिहाइश और खाने पीने के लिए भी रकम लेकर जानी थी। अब तो हमारे लिए सबसे बढ़कर बाबा की सेहत थी, इसलिए हमने आपस में मशवरा किया कि बाबा की जो खानदानी जमीन है हम लोग वो फरोख्त करके बाबा का इलाज करवाएंगे, क्योंकि बाबा अगर ठीक हो गए तो वो फिर से जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बाबा को कुछ हुआ तो भला इनकी जमीनें किस काम की होंगी। इसी सिलसिले में हमने चाचा से बात करने का सोचा और फिर मैंने बाबा को सहारा दिया और हम दोनों चल के उनके घर पहुंचे। फिर कुछ हाल अहवाल के बाद बाबा ने चचा से कहा कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता है चलने फिरने की बड़ी मुश्किल है, आखिर बेटी कब तक मेरे साथ चलती रहेगी। डॉक्टर ने बड़े शहर जाकर इलाज करवाने का कहा है, अब हम वहाँ जाना चाहते हैं। फिर तो चाचा इतना बड़ा धोखेबाज निकला कि उसने अम्मा और बाबा से पूछे बगैर ही हमारी सारी जमीन बेच डाली। चाचा ने बताया कि आपके हिस्से की जमीन तो कब की बेची जा चुकी है, जिससे आने वाली रकम से आपका इलाज और आपके घर खर्च चलता रहा। चाचा के अल्फाज हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन क्या कर सकते थे। अब तक उन्होंने हम पे खर्च तो किया था, वो पैसे तो हम नहीं चुका सकते थे, इसलिए जमीन छोड़ना ही अब हमारे बस में था। इसलिए वहां से मायूस होकर हम घर लौट आए थे और मेरे अब्बा की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब्बा के चेहरे पर मायूसी के आसार साफ जाहिर थे और अम्मा की आंखों में आंसू तैरने लगे। इन दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैं इनकी अकेली औलाद थी, इसलिए मुझे ही कुछ करना था। अब्बा के भाइयों ने तो साफ साफ जवाब दिया कि अब उनके पास भी कोई रकम नहीं बची और अब्बा खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे। चंद रोज यूं ही हम सब पर उदासी छाई रही कि अब पैसे कहाँ से लाएंगे। कोई 4 रोज बाद ही मेरी दोस्त का फोन आ गया सऊदी अरब से। मुझे उससे बात करके ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अब्बा के इलाज की खातिर सऊदी अरब नौकरी करने जाऊं। यही अब मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं अम्मा और अब्बा से बिना पूछे ही अपनी दोस्त से नौकरी दिलवाने की बात कर ली और कहा था कि जो लोग वहां जाने का खर्चा भेजते हैं उनसे मेरे लिए बात करो। उसने वादा किया कि वो मुझे वहां की नौकरी जरूर दिलवाएगी। और अब मेरा जो मसला था वो ये था कि बाबा नहीं मानेंगे और मुझे उनको कैसे भी करके मनाना था। मैंने सारा दिन सोचा और फिर रात के खाने के बाद बाबा के कमरे में गई और उनके पास बैठ के मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप मुझे अपना बेटा मानते हैं ना? तो बाबा ने कहा कि प्यारी बेटी, तुमने तो बेटों से बढ़कर फर्ज अदा किया। मैं तो खुशकिस्मत बाप हूँ जिसको अल्लाह ने तुम जैसी बेटी दी है। मैंने फिर कहा कि बाबा मेरी दोस्त सऊदी अरब में नौकरी करती है और उसने मेरे लिए भी वहां पर मुलाजमत का इंतजाम किया है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जाने की इजाजत खुश दिली से दे दें ताकि मैं कुछ वक्त में आपके इलाज के लिए वहां से पैसे भेज सकूं। तो इस बात पर अम्मा और बाबा दोनों ही चौंक गए। वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद बाबा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि बेटी, मैं एक ही वक्त में खुद को खुशनसीब बाप और एक बदनसीब बाप भी समझ रहा हूँ। खुशनसीब इसलिए कि मुझे तुम जैसी बाहिम्मत बेटी मिली जो हर लिहाज से बेटे से बढ़कर साथ निभा रही है, और बदनसीब यूं कि मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ कि मेरी खातिर प्यारी बेटी को बाहर मुल्क जाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन मेरा दिल इस बात पर कभी खुश नहीं होगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मैंने बाबा का हाथ थामकर उन्हें यकीन दिलाया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और फिर मैंने उससे मुखातिब करते हुए कहा कि अम्मा आप भी खुशदिली से मुझे इजाजत दें, क्योंकि हमारा कोई भाई तो है नहीं जिसका हमें आसरा करना होगा। जो भी करना है अब हमने खुद ही करना है और बाबा से बढ़कर तो हमें कोई चीज और सुख नहीं है ना। और उन्हें बताया कि मेरी दोस्त वहाँ अच्छा खासा कमा रही है और हर माह घर वालों को बड़ी भारी रकम भेजती है। तो अम्मा की पहले तो मेरी बातों पे आंखें नम हो गईं। अम्मा ने मेरे बगैर जीना सीखा नहीं था। जब से मैं पैदा हुई थी तब से अम्मा की दोस्त, बहन, माँ सब नाते बस मेरे साथ ही थे, इसलिए मुझे इतनी दूर भेजना उनके लिए कितना मुश्किल होगा ये तो मैं समझ सकती थी। लेकिन मेरा दूर जाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि हम पहले ही इतने साल अब्बा का ठीक होने का इंतजार कर चुके थे। अब तो अब्बा को अपने पैरों पर चलते देखना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। और फिर आखिरकार अब्बा और अम्मा की मिन्नतें करके मैंने उनके इनकार को हामी में बदल ही लिया। अब मुझे इजाजत मिल चुकी थी, इंतजार था तो बस मेरी दोस्त की तरफ से जवाब मिलने का, जिसके लिए भी मुझे कोई ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था। चंद रोज बाद ही उसकी कॉल आई थी और उसने बताया कि तुम्हारी मुलाजमत के लिए बात कर ली है, बस कुछ जरूरी कागजात या जानकारी चाहिए होगी जो मैंने उन्हें ऑनलाइन ही भिजवाए थे। फिर 1 हफ्ते बाद मुझे बुलावा आया। वहां से मेरे सऊदिया पहुंचने तक तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए। पहली बार मुझे अम्मा और अब्बा के बगैर कहीं जाना था, और वो भी इतनी दूर। मैं अंदर से बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन माँ बाप के सामने बहुत खुशी जाहिर की हुई थी ताकि वो मुझे उदास या घबराया हुआ देखकर दिल छोटा न करते, इसलिए मुझे मजबूत दिखना था। चंद दिन बाद मेरी रवानगी थी, इसलिए जाने से पहले मैं बाबा और अम्मा को इलाज कराने के लिए शहर मुंतकिल करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर पहले ही महीने से मेरी तनख्वाह शुरू हो जानी थी, इसलिए पैसे का कोई मसला नहीं होने वाला था। फिर मैंने चाचा से बोलकर कराची शहर में किराए के मकान का बंदोबस्त करवाया।
जिसका किराया अदा करना मैंने अपने जिम्मे लिया था। फिर हमने अपना सामान बांध के वहाँ का सफ़र इख्तियार किया और वहाँ पहुँचकर 2 दिन बाद ही अब्बा का दाखिला भी वहाँ करवाया दिया। फिर उनके आने जाने के लिए मैंने टैक्सी लगवा दी थी। अब मेरी फिक्रें ख़त्म हुई थी, अब बस जाने वाले दिन का इंतज़ार था। फिर मैंने अपनी पैकिंग करना शुरू कर दी, जो कि कुछ ज़रूरी सामान और चंद कपड़े थे। वैसे भी बहुत ज़्यादा सामान लेकर आने से मना कर दिया गया था। फिर आखिरकार वो तारीख भी आ गई जिस दिन मेरी रवानगी होनी थी। आज सुबह होते ही मैंने अब्बा और अम्मा को बहुत फिक्रमंद देखा और इन दोनों से जुदाई का सोच कर मेरा भी दिल डूब रहा था। लेकिन फैसला हो चुका था जिससे अब मुकरना भी नहीं था। इसी नौकरी के आश्रय पर मैंने ये सारे इंतजामात यहाँ पर किए थे जिससे अब्बा का इलाज शुरू हुआ था। अब जितना भी दिल घबराता, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचना ज़रूर था। ये दिन कैसे गुजरा था कुछ पता ही न चला और शाम होते ही मेरी फ़्लाइट का वक्त हुआ। मैंने अकेले ही एयरपोर्ट जाने का सोचा था क्योंकि अम्मा और बाबा के अलावा मेरा यहाँ कोई नहीं था और अब्बा अपनी माजूरी की वजह से मजबूर थे, तो अम्मा उनको अकेला छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए मैं अकेली ही एयरपोर्ट पहुंची थी और फिर यहाँ के तमाम तर कानून के मुताबिक मेरी रवानगी हुई थी। ये फासला तय करते हुए भी मेरी आंखों से आंसू एक पल के लिए भी ना रुके थे। सऊदी अरब पहुंचकर मैं अपनी दोस्त से मिली थी, जहाँ मेरी नौकरी पहुँचने से पहले पक्की थी। वो रात मैंने अपनी दोस्त के साथ गुजारी थी। वो सारी रात हम दोनों सो नहीं सके थे। उसने अपने वतन की और घर वालों की बातें पूछी थी, तो मैंने उससे मुलाजमत के मुतल्लिक उससे तफसीलात जानी थी। आंखों ही आंखों में हमने रात गुजारी। फिर सुबह को हम दोनों ने साथ मुलाजमत पर जाने की तैयारी की, जो कि एक होटल पर थी। हम होटल पहुंचे तो मेरी दोस्त ने मुझे मैनेजर से मिलवाया और बाकी का यही समझाएंगे कहकर खुद अपनी ड्यूटी पर चले गए। मुझे मैनेजर ने पूरा काम समझाया और मैं पहले दिन से ही बहुत अच्छी तरह अपनी ड्यूटी निभाने लगी। मैनेजर काफ़ी खुश हुई और फिर शाम तक मुझे अपनी दोस्त कहीं नजर नहीं आई। मैं नहीं आई थी, इसलिए किसी से ज़्यादा बात करना या पूछ-कुछ करना मुनासिब नहीं था, इसलिए अपने काम पर ही ध्यान दिया। लेकिन शाम को जब दोस्त मुझे लेने आई तो मैं हैरान हो गई। वो इतनी थकी हुई थी, जबकि मेरी ड्यूटी तो बहुत आसान थी, जो मैंने बड़ी खुशी से निभाई थी। फिर मेरी दोस्त की हालत इतनी थकी हुई क्यों थी? मैंने हैरान होते उससे वजह पूछी तो उसने बस चुप रहने के लिए ही कहा और खुद भी कुछ न बोली। हम दोनों जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे तो एक बड़ी सी जिस्सामत वाली खातून मेरी दोस्त की मालिश करने के लिए हमारे कमरे में आ गई और फिर मैं देखती ही रही। उसने मेरी दोस्त की बहुत अच्छे तरीके से मालिश की और फिर वो चले गई। तो मैंने एक बार फिर दोस्त से पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हारे लिए मालिश वाली आई है, लेकिन हर बार मेरी दोस्त बस खामोश हो जाती। यूँ हमारा पूरा महीना साथ गुजर गया, लेकिन मैं कभी अपनी दोस्त की ड्यूटी के बारे में न जान पाई। फिर दोस्त ने बताया कि आज हम दोनों की तनख्वाहें मिलनी हैं, तो मैं खुश हो गई और मेरी दोस्त को भी आज घर से बार बार फ़ोन आने लगे। शायद इन लोगों को पैसों की ज़रूरत थी। मुझे भी ख्याल आया कि तनख्वाह मिलते ही मैंने घर पैसे भेजने हैं। हम दोनों खुश खुश होटल पहुंचे तो मेरी दोस्त फिर से अपनी ड्यूटी पर चले गई और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिली। मैं इतने पैसे देखकर खुश हो गई, जिनमें से बहुत थोड़े से मैंने अपने लिए रखे, बाकी सारे घर भेजने थे। आज जिंदगी में पहली बार मैं अपनी कमाई अम्मा बाबा को भेजने वाली थी। शाम को मामूल के मुताबिक मेरी दोस्त आई। जब अगले दिन हम दोनों घर पैसे भेजने लगे तो अपनी दोस्त की कमाई देख के मैं दंग रह गई। उसको लाखों रुपए मिले थे। मैं चौंक गई कि आखिर इसको इतनी सारी तनख्वाह कैसे मिली है। फिर मैं उससे उसके काम के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो हमेशा की तरह खामोश थी। मैं उससे नाराज होने लगी और कहा कि मैं तुम्हारे आश्रय यहाँ तक आई हूँ, हम दोनों का मकसद पैसा कमाना है, फिर तुम मुझसे इस काम के बारे में क्यों छुपा रही हो जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो उसने बताया कि जो लड़की यहाँ घोड़ों के अस्तबल में काम करती है उसको लाखों रुपए मिलते हैं। मैंने कहा कि मुझे भी घोड़ों के अस्तबल में काम करना है। तो उसने कहा तुम होटल के मैनेजर से कहो कि तुम्हें वहाँ काम लगवा दे, लेकिन सख्ती से मना किया कि मेरे बारे में न बताना कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। मैंने उससे वादा किया और अगले दिन मैंने मैनेजर से बात की तो उसने कहा कि अगर घोड़ों के अस्तबल में काम करना है तो तुम्हें कागज़ पर लिख कर देना होगा कि जो वहाँ होता तुम देखोगी वो किसी को नहीं बताना। मैंने फ़ौरन कागज़ साइन किया और फिर मुझे घोड़ों के अस्तबल भेजा गया, लेकिन ये देखकर जान निकल गई कि इतना बड़ा अस्तबल था जिसमें लाखों की तादाद में अरबी घोड़े बंधे थे, जो बहुत ज़्यादा कीमती भी थे। और मेरे जैसी हज़ारों लड़कियाँ वहाँ घोड़ों को चारा पानी डालती और उनकी अच्छे से सफाई रखती थी। फिर सारे का सारा अस्तबल इन्हीं लड़कियों ने साफ करना था, जहाँ घोड़ों की सारी गंदगी जमा थी। यहाँ मैंने भी इन सबके साथ मिलकर सफाई करना शुरू की, लेकिन ये काम इतना मुश्किल था कि गंदगी और बदबू के मारे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन शाम तक हम सब ने मिलकर सारा अस्तबल साफ सुथरा कर दिया और घोड़ों को चारा डाला था। ये शदीद थका देने वाला काम था। अब तक मेरा सारा जिस्म थकान से टूटने लगा था। यहाँ वक्त का पता नहीं चल रहा था। फिर 1 घंटा बजाकर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया तो सभी लड़कियां बहुत खुश होने लगीं। वापसी तक मेरी हालत भी मेरी दोस्त जैसी होने लगी, जिसको देखकर मुझे हैरानी हुई थी कि आखिर ये काम करती होगी। लेकिन मुझे पता चल गया था कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन हम परदेसी अपने प्यारों के लिए यहाँ कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ताकि उनको अपने वतन में सुख भरी जिंदगी दे सकें। और मैंने भी अपने बाबा की बीमारी को याद करके ये मुश्किल फैसला लिया था। अब मेरी भी थकान की वजह से रोज मालिश होती थी और फिर 1 महीना खत्म होने पर जब मुझे लाखों रुपए मिले थे
तो जैसे सारी थकान खत्म हुई थी और मैंने फौरन जाकर वो पैसे अपने वालिदैन को भेजकर शुक्र अदा किया। जैसे ही अम्मा को इतने सारे पैसे मिले थे, उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा था कि इतनी सारी रकम तुमने कैसे कमाई है, लेकिन बताने की मुझे इजाज़त नहीं थी क्योंकि मैं लिख कर दे चुकी थी और फिर मैंने अपनी दोस्त की तरह इस बात के जवाब पर बात बदल ली थी।